मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी। तो स्टूडेंट फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 4 ऐसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, केमिस्ट्री के जो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपका केमिस्ट्री में 5 से 6 नंबर कंप्लीट करवा दिया जाए। देखो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 3 और 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है और ये 4 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन भी हमारे चैप्टर 3 का है, ये भी 2 बार आपके एग्जाम में आया है। तीसरा क्वेश्चन भी चैप्टर 3 का एक न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने ये 4 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए भैया ना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और इन 4 क्वेश्चन को तैयार कर लो, 5 से 6 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखो ये आपका तीसरा न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों क्वेश्चन आपके चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी के ही होंगे। चौथा क्वेश्चन भी हमारा इसी चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये भी 3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्लास 12 केमिस्ट्री के 4 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। 3 और 4 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना। चलिए एक एक करके हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जो 1 मिलियन की फैमिली पूरी होने वाली है ना, वो आप भी लोग करवा सकते हैं। चलो सबसे पहले हम इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, रासायनिक बलगतिकी का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं। देखो प्रथम कोट की एक अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूरा होगा? मतलब एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है जिसका अर्ध आयु काल हमें 60 मिनट दिया गया है, तो कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूरा होगा? ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो भैया चलो सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें जो न्यूमेरिकल में दिया गया है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखो अर्धायु काल हमें दिया गया 60 मिनट, तो अर्धायु काल को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों टी हाफ से। ये हमें दिया गया है 60 मिनट। ठीक है, कितना? 60 मिनट दिया गया है। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ है नहीं, बिल्कुल हलवा है। ठीक है, अब यहां से हमें एक काम करना है। देखो हमें यहां से क्या निकाल लेना है? यहां से वेग स्थिरांक निकाल लेना है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक k का फॉर्मूला होता है ना, टी हाफ के पदों में, वो होता है बच्चों k इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ। ये होता है बच्चों फॉर्मूला वेग स्थिरांक का। मतलब प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है यही। ठीक है, किसके लिए? मतलब अर्ध आयु काल के पदों में। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। इसी को सॉल्व कर लेंगे भैया तो हमारा k आ जाएगा। तो k इक्वल टू हमारा आ गया, देखो k इक्वल टू हमारा आ गया 0.6932 अपान टी हाफ की वैल्यू है 60 मिनट, तो इसको ऐसे लिख देंगे 60 मिनट। ठीक है, अब जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा वो भी मैं बता देता हूं। वो आपका आएगा बच्चों 0.01155। ठीक है, मिनट इनवर्स। ठीक है, ये आपका आ जाएगा वेग स्थिरांक। मतलब क्योंकि आपका जो अर्धायु काल था वो मिनट में दिया गया था, तो हमारा जो वेग स्थिरांक आएगा ना वो मिनट इनवर्स में आएगा। वैसे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो सेकंड इनवर्स होता है।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है बच्चों, अभी तो और भी हमें सॉल्व करना है। अभी तो हमने सिर्फ वेग स्थिरांक निकाला है, हमें निकालना है कि कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूरा होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे का प्रोसेस। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम समय निकालेंगे ना तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए एक और फॉर्मूला होता है, वो मैं बता दूं। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक और फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। K इक्वल टू हमारा होता है, K इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझना, 2.303 अपान टी, ठीक है, इंटू लॉग a अपान a माइनस एक्स। ठीक है, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है आपका प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का। बच्चों ये दूसरा फॉर्मूला है, 2.303 अपान टी इंटू लॉग a अपान a माइनस एक्स। मतलब ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल से याद रखना है, इस फॉर्मूले को मत भूलना, क्योंकि इस फॉर्मूले से सारे 3 और 4 नंबर वाले न्यूमेरिकल लगते हैं। देखो यहां पे k है वेग स्थिरांक, t है समय, a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस एक्स जो है ये t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता है। अब यहां पे देखो भैया, हमें k की वैल्यू तो पता है, चलो हम रख देंगे, t हमें निकालना, लेकिन a की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है ना तो माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ऐसे लिख दो, देखो ध्यान से, माना अभिकारक की प्रारंभिक, ऐसे मैं लिख देता हूं, बाकी आप लिख दीजिएगा, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता, इसको हमने माना है a से, इसको a से लिखा है। तो भैया जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है तब उसकी सांद्रता होती है 100। कितना होता है बच्चा पार्टी? 100 होता है, तो 100 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता लिख देंगे, t समय पश्चात अभिकारक की, अभी लिख देता हूं, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, इसको बच्चों हम लोग लिखेंगे a माइनस एक्स से। अब a माइनस एक्स से इसको लिखते हैं तो बताओ इसका क्या होगा? देखो a की वैल्यू है 100, ठीक है, 100 माइनस, अब कितने परसेंट आपसे पूछा जा रहा है? अभिक्रिया का 90% भाग कितने समय में पूरा होगा, यानी कि अगर 90% कहा गया तो 100 में से 90 घटा देना है, अगर 80% कहा गया तो 100 में से 80 घटाना है, 70% पूछा गया तो 70 घटा दो। ठीक है, तो यहां पे t समय पश्चात अभिकारक की जो सांद्रता होगी a माइनस एक्स, वो 100 माइनस 90 हम लोग कर देंगे। ठीक है, 100 में से 90 घटा देंगे, तो हमारा a माइनस एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी ना, a माइनस एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 100 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, तो यहां पे 10 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि हम a के जगह पर लिख सकते हैं 100 और a माइनस एक्स की जगह पर लिख सकते हैं 100। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग इसको पहले नोट कीजिए, इरेज करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। नोट कर लिया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, इतना पोर्शन मैं इरेज कर देता हूं और यहां पे हम लोग न्यूमेरिकल को लगाते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, अब इधर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखो इसी फॉर्मूले पर हम लोग रख देंगे, देखो इस t को हम इधर लेकर चले आएंगे, k को इसके नीचे लेकर चले जाएंगे, तो देखो t इक्वल टू हमारा हो जाएगा, बहुत ध्यान से अब समझना, ठीक है, ये हो जाएगा 2.303 अपान k इंटू लॉग a की वैल्यू कितनी रखनी है? a की वैल्यू 100 है, ठीक है, और a माइनस एक्स की वैल्यू है 10, ठीक है, 100 अपान 10 है। इतना समझ में आया? बस ये देखो a की वैल्यू मैंने 100 रख दिया, a माइनस एक्स की वैल्यू 10 रख दिया, बस इसको काट दो तो ये log 10 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारा यहां पे t इक्वल टू आ जाएगा, देखो बहुत ध्यान से समझना, t इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2.303 अपान k की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 0.01155, मुझे याद है, ठीक है, ये सब नोट करते रहना, 0.01155, ठीक है, इनटू लॉग
log 10 आया आपका log 10। अब चूंकि बच्चों log 10 की वैल्यू कितनी होती है, ऐसे लिख दो, चूंकि log 10 की वैल्यू जो होती है बच्चा पार्टी वो होती है 1। कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, log 10 के जगह पर 1 रख देंगे। ठीक है, अब एक काम करो आप लोग, बहुत ध्यान से समझो, t इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा, देखो 0.01155 है, ये 2.303 है, तो इसको इससे कट कर दो। देखो भैया कैलकुलेशन आपको ही करना पड़ेगा, तो लगभग आएगा यहां पे अप्रॉक्स आएगा 199.39, ये लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, log 10 की वैल्यू 1 है, तो हमारा फाइनली t की वैल्यू जो आया ना वो 199.39 कितना मिनट में आएगा ये आंसर। ठीक है, मिनट, बस इतना समय आपका लगेगा और आपका भैया अभिक्रिया 90% पूरा हो जाएगा। बस यही आंसर आ गया बच्चों। देखो क्वेश्चन था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूरा होगा, तो वो 199.39 मिनट में अभिक्रिया का 90% भाग पूरा हो जाएगा। बस बहुत इजी है भाई, यहां पे मैंने फॉर्मूले पे सब कुछ रखा। देखो गुणा भाग तो आपको करना पड़ेगा, वहां पे कैलकुलेशन आप ही को करना है, कैलकुलेशन आना चाहिए आपको। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, चलते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, नहीं समझ में आया फिर से देख लेना। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब ये देखिए स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे रासायनिक बलगत की चैप्टर का। देखो आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो आभासी एकाणुक अभिक्रिया, एक प्यारा सा हेडिंग रहेगा हमारा, लिखेंगे वो अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो, वो आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि तो 1 हो लेकिन आणविकता 1 ना हो, वो अभिक्रिया आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो अगर अभिक्रिया की कोटि 1 है तो ज्यादातर रिएक्शन में अभिक्रिया की आणविकता भी 1 ही होती है, लेकिन आभासी एकाणुक अभिक्रिया की यही खासियत है कि यह ऐसी अभिक्रिया होती है जिसकी कोटि 1 होगी परंतु आणविकता 1 नहीं होगी, यह आभासी एकाणुक अभिक्रिया होती है। जैसे उदाहरण देख लो भैया, हम लोग ले लेते हैं चीनी, क्या ले लेते हैं, चीनी, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11। ठीक है, इसका करा देंगे जल अपघटन, H2O के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, H2O के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे H+ आयन की उपस्थिति में, तो हमारा बनेगा बच्चा पार्टी C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, और दूसरा बनेगा C6H12O6, ये हो गया फ्रक्टोज। अब भैया हमें अभिकारक से मतलब है, ये हम शर्करा का जल अपघटन करा रहे हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट रहा है। अब देखो अभिक्रिया की कोटि यहां पर कितनी होगी, देखो अभिक्रिया की कोटि अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, और उन अभिकारकों पर निर्भर करता है जिनकी सांद्रता अभिक्रिया होते समय परिवर्तित होती है, उन्हीं की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यहां पे जो अभिक्रिया का वेग है ना, वो केवल शर्करा के अणुओं पर ही निर्भर करता है, तो यहां पे अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। समझ में आया। और आणविकता क्या होती है, मतलब जितने अभिकारक भाग लेंगे उन्हीं की संख्या को हम आणविकता कहते हैं। तो अभिकारक तो हमारे 2 हैं, एक है शर्करा दूसरा है जल, तो आणविकता इसकी 2 होगी। तो कोटि 1 है लेकिन आणविकता 2 है, तो यही होगी आभासी एकाणुक अभिक्रिया। समझ में आया। अगर हम यहां पे अभिक्रिया का वेग निकालें, देखो अभिक्रिया की कोटि को पता करने के लिए अभिक्रिया का वेग निकाला जाता है, तो यहां पे अगर हम अभिक्रिया का वेग निकालें ना, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग निकालें, तो वो होगा बच्चों कितना होगा K, और वो डिपेंड करेगा सिर्फ C12H22O11, सिर्फ शर्करा के अणु पर निर्भर करेगा। मतलब इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल शर्करा के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो इसके घात 1 है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। लिख दो यहां पे, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अभिक्रिया
है, मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल शर्करा के अभिकारक पर डिपेंड करता है भाई, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और इसकी आणविकता कितनी होगी? 2 होगी, मतलब ये द्वि आणविक अभिक्रिया है, ये द्वि आणविक ठीक है अभिक्रिया है, अभिक्रिया है, मतलब इसकी आणविकता भैया 2 है, ठीक है। तो वही कहा गया था आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है? वो अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो। देखो इस अभिक्रिया की कोटि 1 है लेकिन इसकी आणविकता 1 नहीं है, तो यही होगा बच्चों आभासी एकाणुक अभिक्रिया। फटाफट इसको पहले नोट करो, तुरंत जस्ट नाउ इसको नोट करो भाई, ये द्विआण्विक अभिक्रिया है, ठीक है, बस हो गया। एक और एग्जांपल हम लोग समझें, चलो एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो हम लोग ले लेते हैं मेथिल एसीटेट CH3COCH3, इसका नाम है बच्चा पार्टी मेथिल एसीटेट, CH3COO रहेगा, COOCH3। इसका भी हम लोग करा देते हैं जल अपघटन। देखो इसको भी हमने रिएक्शन करा दिया जल से, ठीक है, H+ आयन की उपस्थिति में। तो ये किस में टूटेगा? ये टूट जाएगा एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH में, और ये टूट जाएगा CH3OH में, CH3OH में। मैं नाम बता देता हूं, देखो हमने क्या किया, एथिल एसीटेट को लिया, ठीक है, सॉरी मेथिल एसीटेट को लिया। क्यों? क्योंकि यहां पे मेथिल एसीटेट है, इसका हमने जल अपघटन कराया, तो ये एसिटिक अम्ल और मेथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो गया। अब यहां पे जो अभिक्रिया का वेग यहां पर भी ना सिर्फ मेथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो यहां पे भी अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। मतलब अगर यहां पे हम अभिक्रिया का वेग निकालें, सिंपल सा है बच्चों, कुछ है नहीं इसमें, अभिक्रिया का वेग अगर हम लोग निकालें तो हमारा आएगा बच्चा पार्टी K CH3COOCH3, यानी कि ये सिर्फ इसी की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसके पावर 1। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। और साथ में ये द्विआण्विक अभिक्रिया होगी, द्विआण्विक अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया ये होगी। बस हो गया भैया, यही है आपका मतलब। यहां पे भी अभिक्रिया की जो कोटि है वो 1 है लेकिन आणविकता 1 नहीं है, तो ये भी होगा आभासी एकाणुक अभिक्रिया। चलो नोट करो भैया, फिर हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। कुछ था नहीं, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है ये दोनों, ठीक है। चलो हो गया ये, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब चलते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पे। लेकिन एक चीज समझ लो, यहां पे बताया गया है कि इन दोनों अभिक्रियाओं की कोटि 1 है, परंतु इसकी क्योंकि H2O के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि इनकी आणविकता 2 है, अतः ये आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं हैं। ऐसे आप रीजन भी लिख सकते हो। चलो भैया तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, ये भी एक न्यूमेरिकल है, रासायनिक बल गतिकी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लगभग उसी तरह सॉल्व होगा, ध्यान से समझना। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है, इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा? भैया वो ऐसे ही है, बस आपको ये कहा जा रहा है कि यहां पे 80% भाग कितने समय में पूरा होगा। तो हमें अर्धायु काल यानी कि T½ की जो वैल्यू है ना वो दी गई है बच्चों कितना दिया गया है देख लो, वो दिया गया है 10 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। फिर से हम वही K को निकालेंगे यहां पे, ठीक है, K की वैल्यू निकालेंगे तो K इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 0.6932 अपान T½ ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से हमारी K की वैल्यू आ जाएगी, देखो बहुत ध्यान से समझना, 0.6932 अपान T½ की वैल्यू 10 है, ठीक है। और यहां पे हम मिनट इनवर्स ऐसे लिख देंगे, मतलब इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको मैं वहीं पे जाके सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपका आ गया बच्चा पार्टी, ये आ गया है K की वैल्यू। अब हम सेम प्रोसेस करेंगे भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला हमें पता ही है, देखो
प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए हमारे वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझो भाई, k इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू लॉग a अपान a माइनस एक्स। ठीक है, ये होता है बच्चा पार्टी फॉर्मूला किसका? ये होता है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला। अब वही सेम प्रोसेस, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, तो यहां पे अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है, देखो अभिकारक की, ऐसे लिख दीजिए माना, वैसे ही लिख दीजिए माना अभिकारक की प्रारंभिक नहीं लिखेंगे, ऐसे प्रा लिख देंगे। ठीक है, बाकी आप लिख दीजिएगा प्रारंभिक सांद्रता, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। इसकी जो वैल्यू है बच्चा पार्टी ना, वो है कितना? 100। प्रारंभिक सांद्रता तो 100 ही होगी। अब टी समय पश्चात, देखो टी समय पश्चात अभी कर देंगे की सांद्रता। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे a माइनस एक्स से। ठीक, तो इसकी वैल्यू आपको बताइए कितना होगा, बताओ। अब आप लोग समझ गए होंगे भाई, इतने समझदार हैं। देखो 100 में से यहां पे 80 घटा देंगे, 100 में से 80 घटा दो तो हमारे जो a माइनस एक्स की वैल्यू आएगी ना, a माइनस एक्स की, वो आ जाएगी फाइनली बच्चों कितना? 100 में से 80 जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, बस अब हम इसी फॉर्मूले पर ये वैल्यूज रख देंगे, न्यूमेरिकल शॉर्ट मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, काम आपका है, चीजों को मैं समझा रहा हूं। अब इससे ज्यादा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं भाई। ठीक है, मेहनत का फल आप ही लोग दे सकते हो भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब हम लिखेंगे, देखो k के जगह पर हम क्या करेंगे, इस k के जगह पर हम वो वाली वैल्यू रख देंगे जो हमने अभी निकाला था। क्या निकाला था हमने, बताओ? 0.6932 अपान 10, यही तो हमारे k की वैल्यू आई थी। तो इस k के जगह पर हम इस वैल्यू को रख देते हैं। ठीक है, बाकी 2.303 ऐसे लिखेंगे, 2.303 अपान टी। ठीक है, इंटू लॉग 100 लिख देंगे और 100 अपान कर देंगे 20, 100 अपान कर देंगे 20। ठीक है, क्योंकि यहां पे a माइनस एक्स की वैल्यू 20 है। इसको ब्रैकेट में भी आप ऐसे कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको कट करो भैया, 100 को 20 से कट करेंगे तो 5 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। अब एक काम करो, आप इधर उधर कर दो, टी को हम इधर लेकर चले आते हैं। टी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो बहुत ध्यान से समझना, ये हमारा हो जाएगा 2.303 इंटू, देखो 10 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, अपान ये 0.6932, इसको इसके नीचे ले आएंगे, इंटू, ठीक है, इंटू ये 5 log 5 हो जाएगा, log 5। अब यहां पे log 5 की वैल्यू पता कर लो भैया, चूंकि log 5 की जो वैल्यू होती है ना, वो अप्रॉक्स आपकी होती है 0.6989, लगभग इतनी होती है। अब यही वैल्यू हम उठाकर चलेंगे और रख देंगे, तो t इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये वैल्यू उठाकर हम रख देंगे। 2.303 का 10 से गुणा करेंगे तो ये 23.03 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दशमलव इधर चला जाएगा। ठीक है, इंटू log 5 की वैल्यू कितनी है, 0.6989। ठीक है, अपान, देखो अपान ये जो 0.6932 आपका ऑलरेडी है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब काट दो, ये 0.6932 और 0.6989 कट होंगे तो लगभग आपका आएगा 1.0082, मतलब एक नहीं आएगा क्योंकि सेम नहीं है। ठीक है, तो 1.0082 आ जाएगा। अब मैं इसको भी थोड़ा सा इरेज करता हूं भाई, जगह पर्याप्त नहीं है इसलिए मैं इन सबको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इनको भी इरेज कर देता हूं, ये सब आप समझ ही गए होंगे, कुछ खास है नहीं इसमें, तो समझ गए होंगे। चलो अब यहां से हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी, टी इक्वल टू हमारा आ गया, देखो ध्यान से, ये आपका है 23.03 इंटू 1.0082,
ठीक है, इतनी चीजों को देखा जाता है, छोटी छोटी चीजों को न्यूमेरिकल में। तो t इक्वल टू हमारा आ जाएगा, फाइनली आंसर आ गया भैया, हमारा आंसर आएगा ये लगभग 23.03 को 1.0082 से गुणा करोगे तो 23.22 लगभग आएगा, 23.22 या 23.23 मिनट आ जाएगा। ठीक है, मिनट में आंसर आएगा, बस हमारा यही आंसर हो जाएगा, यही भैया आंसर। ये लो, कहां पड़े हो चक्कर में भाई, कोई है ही नहीं टक्कर में। तो एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का आधा भाग 10 मिनट में पूर्ण होता है, तो इस अपक्रिया का 80% भाग 23.22 मिनट में पूरा हो जाएगा, या 23.23 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था आपको स्क्रीनशॉट लेने का मैंने मौका दिया, और नहीं लिया तो गलती आपकी है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलेंगे अपने चौथे क्वेश्चन पे भैया, ये भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। देखो, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए। आखिर अभिक्रिया की कोटि और आणविकता होती क्या है? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दोनों को समझेंगे भाई। तो सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि की बात कर लें, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। देखो क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वो संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वो संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, मतलब जो हमारे रिएक्शन में जो अभिकारक भाग लेते हैं ना, तो अभिकारकों की वो संख्या जिनका जो सांद्रता है वो अभिक्रिया होते समय परिवर्तित हो, वही अभिक्रिया की कोटि होगी। जैसे भाई एग्जाम्पल के बिना तो कुछ होगा नहीं, आगे देखते हैं एग्जाम्पल है नहीं भैया, हम खुद ही बताते हैं एग्जाम्पल को। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं एक रिएक्शन NH4NO2, इसको बोलते हैं बच्चा पार्टी अमोनियम नाइट्राइड। ठीक है, इसको हम लोग जब इसका रिएक्शन कराएंगे ना, इसको जब हम लोग इसका रिएक्शन होगा तो ये टूट जाएगा। किस में टूटेगा? ये टूट जाएगा 2H2O में और N2 में, N2 में, गैस में। ठीक है, मतलब जब हम अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करते हैं तो ये जल और नाइट्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इसमें तो भैया अब देखो इसमें अभिकारक आपका क्या है। देखो हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें रिएक्टेंट से मतलब है। तो हमारा अभिकारक है NH4NO2। अब यहाँ पे एक ही अभिकारक है भैया, तो ये अभिकारकों की संख्या को ही हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग यहां से हम निकाल लेंगे। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिक्रिया का वेग अब हम लोग निकाल लेंगे भैया। तो हमारा हो जाएगा K और ब्रैकेट में हो जाएगा NH4NO2 यानी कि अमोनियम नाइट्राइड। अब एक ही अभिकारक है, इसके घात 1 है, तो ये प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी भैया। सिंपल सा, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसको लिख देते हैं। आता है ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये भैया प्रथम कोटि की अपक्रिया। जल्दी से नोट करो, हमने अमोनियम नाइट्राइड को गर्म किया भैया, तो जल और नाइट्रोजन में ये टूटा, अभिक्रिया का वेग निकाला, तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करता है भैया। तो एक ही अभिकारक है NH4NO2, इसके घात 1 है, तो ये आपका प्रथम कोटि की अपक्रिया हो जाएगी। चलो नोट करो भाई, मैं तो डर ही गया। ठीक है, चलो हो गया। एक और रिएक्शन में बता देता हूं भाई, रिएक्शन जानो चीजों को समझो, कुछ नहीं है। एक रिएक्शन में और बताता हूं, CH3COO C2H5, इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट। इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH से। देखो दोनों का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन हमने करा दिया, तो ये बदल जाएगा किसमें?
ये हो जाएगा CH3COONA, यानी कि सोडियम फॉर्मेट में ये सोडियम एसीटेट में टूटेगा और C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल बनेगा। मतलब जब हम एथिल एसीटेट का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो ये सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल बनता है। अब भैया इस अभिक्रिया में दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, लेकिन अभिक्रिया का वेग पहले हम निकालते हैं। अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिक्रिया का वेग जब हम लोग निकालेंगे ना तो कैसे, देखो ब्रैकेट में K है आपका वेग स्थिरांक, ठीक है, CH3COO C2H5 इसकी सांद्रता पर भी निर्भर कर रहा है, और दूसरा आपका है NaOH इसकी सांद्रता पर भी निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो इसके घात भी हमारा 1 है और इसके घात भी 1 है, दोनों घातों को जोड़ दो तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, क्योंकि घातों का योग हमें करना पड़ेगा। तो यहां पे जो अभिक्रिया का वेग है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारक की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, तो दोनों अभिकारक को हम लिख देंगे, दोनों के घात 1 है, दोनों घातों को जोड़ देंगे तो अतः ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ऐसे लिख दो, अतः ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो अतः ये बच्चों द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया की कोटि समझ में आया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वो संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, मतलब इन सबका सांद्रता जो है ना अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होगा, ये अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा वाड़ी, स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब भैया आणविकता तो आप सभी को पता ही होगा, आणविकता को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। कोटि हमने समझा, चलो अब इसके बाद है हमारा अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, ये भी समझो। देखो ये तो सिंपल है, मतलब जितने अभिकारक भाग ले रहे हैं ना उन्हीं की संख्या को ही हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। इसमें अभिकारक की सांद्रता मतलब परिवर्तित हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, मतलब जितने अभिकारक भाग लेंगे वही अभिक्रिया की आणविकता होगी। देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को ही हम अभिक्रिया की आणविकता बोलते हैं। जैसे उदाहरण देखो, वही वाला रिएक्शन, अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रियाओं में अमोनियम नाइट्राइड का एक अणु भाग लेता है तो इसकी आणविकता 1 है। मतलब हमने अमोनियम नाइट्राइड ऐसे लिया था NH4NO2, ठीक है, इसको किया था हमने गर्म, ऐसे करके ऐसे गर्म कर दिया था, ठीक है, तो हमारा ये किस में बदल गया था, ये बदल गया था हमारा 2H2O में, जल में, और N2 गैस में ये परिवर्तित हो गया था। अब चूंकि यहां पे सिर्फ अभिकारक का एक ही अणु भाग ले रहा है, देखो NH4NO2 जो अमोनियम नाइट्राइड है इसका एक ही अणु भाग ले रहा है, तो ये एक आणविक अभिक्रिया होगी, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया होगी, ये एक आणविक अभिक्रिया होगी। अगर यहां पे 2NH4NO2 होता तो द्विआण्विक अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो ये आप लोग लिख दो एक आणविक अभिक्रिया, अतः ये एकाणुक अभिक्रिया है, ऐसे लिख दो एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है। तो ये जो हमारी है ना ये एकाणुक अभिक्रिया हो जाएगी। तो अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रियाओं में अमोनियम नाइट्राइड का एक अणु भाग लेता है, अतः इसकी आणविकता 1 है, बस हो गया, ठीक है। चलो एक रिएक्शन और समझते हैं, शायद होगा, ये देखो भैया एथिल एसीटेट वाला रिएक्शन। चलो NaOH द्वारा एथिल एसीटेट के जल अपघटन की अभिक्रिया की आणविकता 2 है, क्योंकि इसमें दोनों अभिकारकों का एक एक अणु भाग ले रहा है। यानी कि हम ले लेते हैं एथिल एसीटेट CH3COO C2H5, ठीक है, इसका रिएक्शन करा देते हैं NaOH से, ठीक है। हमने रिएक्शन करा दिया भैया, तो हमारा बना क्या था, आप लोगों को पता ही है, मैंने अभी बताया था CH3COONA, और दूसरा हमारा बना था C2H5OH। अब यहां पे चूंकि अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं, देखो एक इसका अणु है एक इसका अणु है, 2 अणु भाग ले रहे हैं तो इसकी आणविकता 2 होगी, यानी कि सिंपली ये द्विआण्विक अभिक्रिया होगी, द्विआण्विक
अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है, बस हो गया बच्चों, यही आपका द्विआण्विक अभिक्रिया होगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। चारों क्वेश्चन आज हमने पढ़ लिए। ये 4 क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा भाई ना, तो समझ लीजिए आपने क्या पढ़ा। जो जो क्वेश्चन मैंने बताया है सारे के सारे क्वेश्चन हाई रेटेड हैं। इनको अगर आपने मिस कर दिया भाई तो आगे आप ही को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ चुके होंगे। मैं आज के लिए जा रहा हूं भैया, टाइम भी काफी हो गया है। एक ही दिन में तो सब पढ़ाएंगे नहीं, आगे हम आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।